नमस्कार, जय हिंद। तो आ जाइए एनसीईआरटी साइंस। जी हाँ, एनसीईआरटी साइंस बिहार दरोगा ये तीसरा वीडियो है। और आपको मैं बता दूं कि अभी जो शुरुआत हुआ है ना, ये एनसीईआरटी क्लास 9th के आपको टॉपिक मिल रहे हैं बायोलॉजी के। सब कुछ मिलेगा। 9वां और 10वां मैंने कहा है कंप्लीट कराऊंगा तो कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोग का डिमांड भी था क्वेश्चन जो है वो बाइलिंगुअल रखिए, दोनों भाषा में रखिए, क्योंकि भाई साइंस अंग्रेजी मीडियम से जो पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम से, उनको दिक्कत होती है, सीबीएसई बोर्ड वालों को। बाकी उसी को मद्देनजर रख के हमने क्वेश्चन जो है वो दोनों भाषा में रखा है, तो इससे आपको मुझे उम्मीद है कि आसानी होगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्गीकरण। जी हाँ, क्लासिफिकेशन है और वर्गीकरण कह लीजिए उसको। वर्गीकरण में लगभग आपको प्रश्न की संख्या इसमें होगी, लगभग 90 सवाल आपको कराएंगे इसमें। इस वीडियो से बिहार दरोगा एग्जाम में 2-3 सवाल आपको आने की संभावना है। तो मुश्किल से समय जो लगने वाला है वो 1 घंटा से कम ही लगने वाला है। आधा घंटा से 45 मिनट के बीच इसको कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे और इतने में आपका 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में आएगा। क्योंकि जो पॉइंट है वो एनसीईआरटी का है, थोड़ा सा जटिल लग सकता है, भाषा थोड़ा सा जटिल लग सकता है, कुछ नाम थोड़ा सा आपको जटिल लग सकता है। बाकी कोई बात नहीं, धैर्य बना के देखिएगा। एक चीज मैं और बता दूं, वीडियो देखने के बाद अगर आप पीडीएफ वाले ग्रुप से जुड़े हैं तो पीडीएफ प्राप्त करके और उसको रिवीजन भी कर ही लीजिएगा, है ना। और अगर पीडीएफ वाले ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप चीजों को नोट कर सकते हैं। वीडियो देखते समय आप पेन पेपर रखिए और पॉइंट नोट करते जाइए, उससे भी आप रिवीजन कर सकते हैं। दोनों आपको उतना ही फायदा देगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वर्गीकरण का पहला सवाल ये रहा, इनमें से किसने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल और जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। देखिए, पहला वर्गीकरण जो हुआ ना, तो ऐसे वर्गीकरण किया गया कि भैया ये जल में रहता है तो उसको एक जगह, ये स्थल पर रहता है तो उसको एक जगह, और ये वायु में रहता है तो उसको एक जगह। ऐसा वर्गीकरण किसने किया था? तो ऐसा वर्गीकरण किया था अरस्तु ने। किसने किया था? अरस्तु ने, जो कि बहुत ही गलत वर्गीकरण था, है ना। ऐसा नहीं है भाई। अब पौधा भी रह रहा है धरती पर और जंतु भी रह रहा है धरती पर, तो उन दोनों को एक में ही शामिल कर दोगे? नहीं ना, उनका अलग है, उनका अलग है। पौधे चल नहीं सकते हैं जबकि जंतु चल सकते हैं, चलते हैं, एनिमल चलते हैं। तो ये वर्गीकरण किया गया था जो कि गलत था और ये अरस्तु के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न आपका ए ऑप्शन सही है। दूसरा सवाल, जैव विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? जैव विकास की जो अवधारणा है यह सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? 4 विकल्प है, अरस्तु, लेमार्क, चार्ल्स डार्विन या हैकर। तो ध्यान रखिएगा, जैव विकास की जो अवधारणा थी वह दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। कहीं कहीं पर आपको लेमार्क भी मिलता है, लेकिन मुख्य स्रोत से एनसीईआरटी जो बताता है वो बताता है चार्ल्स डार्विन। तो ध्यान रखिएगा, जैव विकास की अवधारणा जो दिया गया था वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही दिया गया था। इनकी एक पुस्तक थी द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। जी हाँ, ये पुस्तक भी पूछता है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसकी है। तो इसी पुस्तक में इस जैव विकास की अवधारणा को इन्होंने दर्शाया है। देखिए, अगला सवाल वही आ गया कि द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये प्रश्न पूछता है, किताब पूछता है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी है, चार्ल्स डार्विन की कि लिनियस की? तो ध्यान रखिएगा, चार्ल्स डार्विन। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आपको यहां से प्रश्न आएगा। चलिए चौथा सवाल देखिए, वर्गीकरण में आपको 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत और 5 जगत का वर्गीकरण पढ़ना है। तो अभी आप जो पढ़ते हैं वो 5 जगत का वर्गीकरण पढ़ते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं आप। तो यही प्रश्न पूछता है कि भैया ये 5 जगत के वर्गीकरण में कौन कौन शामिल है और किसने किया था। तो ध्यान रखना है, 5 जगत का वर्गीकरण में ये 5 अक्षर वाला नाम उठाइएगा और व्हिटेकर याद रखिएगा, RH व्हिटेकर। जी हाँ, इन्होंने ही 5 जगत का वर्गीकरण किया था। पहला जो वर्गीकरण हुआ था लिनियस के द्वारा, वो 2 जगत का वर्गीकरण था। लिनियस ने 2 जगत में किया था। अरस्तु ने भी 3 जगत में किया, जैसे पानी में, जल में और स्थल में ना। लिनियस 2 जगत में। और ध्यान दीजिएगा, हैकल ने 3 वर्गों में बांटा।
कोपलैंड ने 4 वर्गों में बांटा और व्हिटेकर ने 5 वर्गों में बांटा। 5 वर्ग में कौन कौन, पहले 2 वर्गों का जान लीजिए, लिनियस का जान लीजिए। तो लिनियस ने एक बांटा प्लांट और एनिमल, यानी कि पादप और जंतु, 2 भाग हो गया। उसके बाद ऐड हो गया आपका हैकल, हैकल एक और ऐड कर दिया प्रोटिस्टा, है ना, 3 हो गया। अब आ जाएगा आपका कोपलैंड, जो कोपलैंड ने ऐड किया वो किया मोनोरा, है ना, मेनोरा, मोनेरा है, मोनेरा, मेनोरा नहीं है, मोनेरा। 4 जगत हो गया। और 5वां जगत जो व्हिटेकर ने ऐड किया वो किया कवक, कवक ऐड किया। तो ये 5 जगत हो गया, एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा और ये कवक लास्ट वाला हो गया, अब मोनेरा हो गया, है ना। तो ये 5 जगत का 5वां व्हिटेकर याद रखिएगा, नाम नोट कर लीजिए पांचों का, ये पांचों आपको मिलान कराने के लिए देगा, पूछेगा। आइए, अब मोनेरा तो लगाया, मोनेरा किसने लगाया, तो हैकल ने लगाया। लेकिन मोनेरा को कह रहा है कि 2 भागों में बांटा, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आपसे ये प्रश्न फंसा देगा, आपको बिल्कुल चित्त कर देगा। किस वैज्ञानिक ने मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांटा? आपको पता है कि मोनेरा जगत को किसने ऐड किया, तो मोनेरा को तो ऐड किया था किसने, चौथा में कौन था, तो चौथा में था कोपलैंड, कोपलैंड ने किया। बट मोनेरा को 2 भाग में बांट दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये किया था कार्ल बूस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रश्न को वही लोग समझेगा जो थोड़ा सा सीरियस तैयारी कर रहा होगा। एनसीईआरटी साइंस आप पढ़ रहे हैं, ठीक ना, आप रटुआ नहीं पढ़ रहे हैं, कि थोड़ा सा तो इसमें लगेगा मेहनत, और अगर चीजों को अच्छे से समझ गए ना तो आप एग्जाम में गर्दा उड़ा के आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, कौन सा क्षेत्र मेगा जैव विविधता, मेगा बायोडाइवर्सिटी जोन, तो जान लीजिए कर्क और मकर रेखा के बीच का जोन जो होता है वो कहलाता है। 7वां, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है, बेसिक यूनिट तो है स्पेसीज या जाति कह लीजिए, है ना। निम्नलिखित में से कौन, 1 मिनट, ये कैमरा क्यों चालू हो रहे हो, कैमरे से क्या मतलब है भाई। आइए, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है, मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन आता है भैया, तो मोनेरा जगत के अंतर्गत देखिए आएगा, जीवाणु आएगा ही आएगा, नीलहरित शैवाल भी मोनेरा के, माइकोप्लाज्मा भी, तीनों आएगा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, ये तीनों जो है ये मोनेरा जगत के अंतर्गत ही आएगा। तो हो जाएगा क्या, यह सभी। मोनेरा जगत को ऐड किसने किया था, जान लीजिए, कोपलैंड ने ऐड किया था मोनेरा जगत को। चलिए, प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन आता है, तो प्रोटिस्टा जगत में सिंगल कोशिकीय यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या होता है जानते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो आपको मैं बताया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जब आपको मैं कोशिका करा रहा था, ध्यान दीजिए, झिल्ली और बिना झिल्ली, याद है, तो याद होगा। तो प्रोटिस्टा जो है वह आता है एक कोशिकीय लेकिन यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक नहीं है। प्रोकैरियोटिक में क्या था, झिल्ली से पहले, उसमें झिल्ली नहीं होती है ना, केंद्रक भी गायब था उसमें, केंद्रक झिल्ली। तो प्रोटिस्टा जो है ये यूकैरियोटिक है, तो ध्यान रखिएगा, लेकिन सिंगल कोशिकीय है, प्रोटिस्टा हो गया, ठीक। आइए, अच्छा, प्रोटिस्टा के अंतर्गत केवल यही नहीं, प्रो से प्रोटिस्टा और प्रो से प्रोटोजोआ भी इसी के अंतर्गत आता है, एक कोशिकीय शैवाल भी आता है और डाइटम भी आता है। नहीं कौन आता है, तो आप नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल को अभी आपने पढ़ा मोनेरा जगत के अंतर्गत। देखिए, नील हरित शैवाल को आपने कहाँ पढ़ा, मोनेरा जगत के अंतर्गत पढ़ा कि ये नील हरित शैवाल है। तो भैया ये प्रोटिस्टा में कैसे आएगा, प्रोटिस्टा में नहीं आएगा, तो प्रोटिस्टा में डी सही यहां हो जाएगा। आइए, इनमें से कौन प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत नहीं आता है, तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो जान लीजिए, एनाबीना। जी हाँ, एनाबीना जो है ये भी मोनेरा जगत के ही अंतर्गत आता है, एनाबीना। बाकी आप प्रोटिस्टा में जानते हैं पैरामीशियम आ जाएगा, अमीबा भी आ जाएगा, एक कोशिकीय जीव है, प्रोटोजोआ तो आएगा ही आएगा, प्रो से प्रोटोजोआ, प्रो से प्रोटिस्टा। एनाबीना जो है मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, फंजाई किस प्रकार के जीव होते हैं, फंजाई है ना, यानी कि कवक, ये यूकैरियोट होते हैं, ये विषमपोषी होते हैं, और यूकैरियोट होते हैं, स्वपोषी नहीं, विषमपोषी होते हैं, यूकैरियोट जीव होते हैं ये फंजाई। आइए, फंजाई को मृत जीवी क्यों कहा जाता है, क्योंकि फंगस जो होता है यह मृत पदार्थों पर निर्भर रहता है, कोई पदार्थ मर गया, सड़ गया, तो उसको ये अपना भोजन बनाएगा फंजाई। आइए,
फंजाई यानी कवक, इसको कवक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कवक। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होता है ना, भित्ति मतलब दीवार या सेल वॉल कहिए, सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप टू, तो ये किसका बना होता है? तो आप जानते हैं कि काइटिन की, कवक की कोशिका भित्ति जो होती है, वो मैं कोशिका भित्ति वाला कराया था ना, कवक की कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति, वो रट लीजिएगा, वहां से सवाल भर भर के आएगा। तो ये चिटिन नहीं, काइटिन की, काइटिन की होती है, तो ध्यान रखिएगा काइटिन की होती है। आइए अगला सवाल, इनमें से कौन सा फंजाई जगत के अंतर्गत नहीं आता है? तो फंजाई जगत के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने पढ़ा ना कि अमीबा जो है, अमीबा जो है ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आ रहा था। अमीबा कहाँ आ रहा था? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आ रहा था। अभी हमने बताया अमीबा, प्रोटोजोआ, ये सब आपको प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है वो आ रहा था, तो ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा फंजाई के अंतर्गत कौन कौन नहीं आएगा? तो अमीबा। और आएगा कौन कौन? तो पेनिसिलियम आएगा, एगेरिकस आएगा, अस्परजिलस आएगा। तो ध्यान रखिएगा, पेनिसिलियम याद करिएगा, ये पूछेगा तो PF याद रखना है, पेनिसिलियम फंजाई, ऐसे याद रखना है। बाकी अमीबा, तो अमीबा आपको मैं बता दिया है कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। अमीबा प्रो 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 मतलब झिल्ली से पहले आपको बताया हुआ था, प्रोकैरियोटिक वाले में। चलिए, लाइकेन जो है यह सिम्बायोटिक रिलेशन दर्शाता है कवक और शैवाल का, इससे उसको रहना मिल जाता है और इससे इसको भोजन मिल जाता है, कवक और शैवाल। कवक जो है जानते हैं कि कवक में लवक नहीं होता है, कवक में लवक नहीं होता है, ये खाना नहीं बना पाता है, लेकिन जो शैवाल है वो खाना बना देता है और कवक उसको रहने के लिए घर दे देता है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन बना के और लाइकेन होता है। आइए, लाइकेन को द्वैध पादप भी कहते हैं। चलिए, सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, मैंने जब कोशिका बताया था तो क्या बताया था कि जंतुओं में भित्ति नहीं होती है, भित्ति पादप में होता है। अच्छा, आदमी के शरीर में देखिए कोशिका, उसमें क्या भित्ति है क्या? नहीं, काटिएगा तो डायरेक्ट खून निकल जाएगा, लेकिन पादप में देखिए ऊपर छाल रहेगा, है ना, भित्ति रहता है उसमें। तो यहाँ भित्ति नहीं होगी, तो ये आएगा किसमें? एनिमल। मानव भी एनिमल ही है, आप एनिमल ही हैं। अगर आपको कोई कह दे एनिमल हो तो चौंकिएगा मत, नाराज मत होइएगा, आप एनिमल जगत के ही अंतर्गत आते हैं। जितने भी जीव है ना, ये एनिमल के ही अंतर्गत आते हैं, है ना। जो मानव हो गया, चाहे जानवर, भैंस का, सब एनिमल ही है, प्लांट वाला छोड़ करके। आइए, शैवाल, शैवाल किस पादप समूह के अंतर्गत आता है? तो शैवाल, शैवाल और कवक आप जान ही रहे हैं कि ये दोनों सिम्बायोटिक बनाता है। और शैवाल से ध्यान रखिएगा, शय से यहाँ थ जोड़िएगा, शय थ। मैं चाहता हूं कि आपको याद हो जाए, मैं ये नहीं चाहता हूं कि वीडियो बना करके निकल जाऊं, हमारा काम हो गया ना भैया। हम आपके कंधे पर स्टार देखेंगे, और ये कब होगा? जब हम आपसे ज्यादा प्रयास करेंगे। कैसे आपको याद कराऊं, कैसे बताऊं कि आप चीजों को ना भूल पाओ? तो देखिए, शैवाल से शय उठाइए और थैलोफाइटा से थ उठाइए, तो शय और थ पूछ देगा, एग्जाम में पूछता है शैवाल किसके अंतर्गत आता है, तो शैवाल बताइएगा, शय थ, थैलोफाइटा। क्लियर? क्लियर हो गया सर। आइए, थैलोफाइटा के अंतर्गत इसमें से कौन नहीं आता है? तो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के अंतर्गत देखिए स्पाइरोगाइरा आता है, कारा भी आता है, अल्बा भी आता है, ये सब आता है भाई। शैवाल के अंतर्गत ये तीनों आता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कौन नहीं आता पूछ रहा था, तो ये सब आते हैं। आइए देखिए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है बार बार, इस वर्ग के पौधों को पादप जगत का उभयचर, एम्फीबियंस कहा जाता है। जैसे जंतु जगत में उभयचर में कौन होता है? तो जानते हैं, मेढक हो गया, मगरमच्छ हो गया, है ना, कछुआ हो गया, ये सब उभयचर है। पादप में उभयचर, उभयचर का मतलब कि पानी में भी रह ले और स्थल पर भी रह ले, तो ये ब्रायोफाइटा, याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा, है ना, ब्रायो, और यहाँ उभय, उभय याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा उभयचर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये वाला प्रश्न। आइए, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो नहीं आएगा उसका नाम है क्लैडोफोरा। जी हाँ, क्लैडोफोरा जो है यह ब्रायोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है। ध्यान रखना है आपको, अच्छा प्रश्न है, पूछ सकता है एग्जाम में कि भैया क्लैडोफोरा किसके अंतर्गत आता है या ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो आपको बताना है कि क्लैडोफोरा जो है यह ब्रायोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्लैडोफोरा जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो ये
थैलोफाइटा। अभी हमने जो पिछला बताया था थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में आता है क्लेडोफोरा, थैलो और यहाँ क्ले, इसको भी याद रख लीजिएगा। शैवाल वाले में ही आएगा, शैवाल वाले में जो शैवाल था थैलोफाइटा वही क्लेडोफोरा भी आएगा। आइए, मर्सिलिया किस पादप समूह के अंतर्गत आता है? मर्सिलिया किस पादप समूह के अंतर्गत आता है? तो मर्सिलिया जो है यह टेरिडोफाइटा, थोड़ा सा कठिन है लेकिन भाई याद कर लेना। मर्सिलिया, मर्सिलिया टेरी, मर्टे आप याद करिएगा, ऐसे याद करिएगा, मर्सी टेरी, मर्सी टेरी ऐसे याद करिएगा तो याद हो सकता है। मर्सिलिया टेरिडोफाइटा, ज्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे ना भूल जाएंगे आप। चलिए अगला प्रश्न, ये सही प्रश्न है, ये पूछेगा। आइए, वे पौधे जिनमें जननांग स्पष्ट नहीं होते हैं और बीज नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? भाई बीज नहीं बनेगा, जननांग भी नहीं होगा, उसको आप कह दोगे क्रिप्टोगैम्स। जी हाँ, क्रिप्टोगैम्स, इसमें बीज नहीं बनता है, क्रिप्टो में बीज नहीं बनेगा, बीज नहीं होगा। अब इसमें कौन कौन आएगा? थैलोफाइटा में भी बीज नहीं होगा, टेरिडोफाइटा में भी बीज नहीं होगा, है ना, तो ध्यान रखिएगा। ब्रायोफाइटा में भी बीज, अच्छा वही प्रश्न तो है 24। देखिए, क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत कौन से पादप आते हैं? इसमें बीज नहीं होता है और इसमें आएगा थैलोफाइटा आएगा, ब्रायोफाइटा आएगा और टेरिडोफाइटा आएगा। थैलोफाइटा आप जान गए, ब्रायोफाइटा आप जान गए, ब्रायोफाइटा मैं बता दिया उभयचर, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए, वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित होते हैं और बीज बनते हैं, देखिए बीज ना बने तो क्रिप्टोगैम और बीज बने तो फेनरोगैम, बीज बने तो फेनरोगैम, तो ध्यान रखिएगा इसमें बीज बन रहा है तो फेनरोगैम होगा। नग्न बीज, अब यहाँ दो तरह का बीज होता है, एक बीज खुला मिल जाएगा आपको, नंगा बीज मिल जाएगा, और एक बीज मिल जाएगा जो फल के अंदर रहेगा, उस पर कवर रहेगा, तो नग्न होगा वो जिम्नोस्पर्म। अच्छा याद कैसे करना है? अगर आपसे पूछे कि नग्न बीज जो है उसको क्या कहते हैं? नग्न मतलब नंगा है ना, नंगा है। तो जिम में आप जाते हैं तो देखते हैं सारा कपड़ा उपड़ा खोल करके जिम करना शुरू, यानी कि नंगे हो गए आप, मतलब नीचे का कपड़ा नहीं खोलते हैं लेकिन शरीर के ऊपर का तो खोलते ही हैं गर्मी के दिनों में, तो जिम में आप ऐसा करते हैं, तो जिम्नोस्पर्म, इसको ऐसे करके याद कर लीजिएगा। बाकी जब नग्न बीज नहीं रहेगा तो वो हो जाएगा एंजियोस्पर्म, तो ध्यान रखिएगा। अब फल के अंदर बनेगा तो वो हो जाएगा एंजियोस्पर्म, तो ये ध्यान रखिएगा। ये क्लियर हो गया? जिम्नोस्पर्म हो गया आपका क्लियर, जिम्नो यानी नंग, नंग का, एंजियो यानी कि फल के अंदर बीज, ठीक ना, ये दोनों याद हो गया आपको। बाकी आपने इससे पहले भी दोनों देख लिया, क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टो में आपने देख लिया और एनजीओ में भी देख लिया। चलिए आइए, साइकॉन, स्पॉन्जिला और यूप्लेक्टेला, ध्यान रखिएगा, साइकॉन, स्पॉन्जिला और यूप्लेक्टेला ये पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। स्पंज में देखिएगा, स्पंज जो होता है ये बहुत पानी सोखता है, इसमें छेद छेद होता है, पोरीफेरा में यही होता है, छेद वाले आते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा। कोरल, हाइड्रा, ये किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो कोरल हो गया, हाइड्रा हो गया, ये बहुत, हाइड्रा पूछता है, हाइड्रा, तो ये सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं कोरल और हाइड्रा, सिलेंट्रेटा, ध्यान रखिएगा। आइए, फाइलेरिया क्रीमी और पीन क्रीमी, ये किसके अंतर्गत आएगा? तो फाइलेरिया क्रीमी और पीन क्रीमी ये आएगा निमेटोडा। नाम थोड़ा सा जटिल है, मैं मान रहा हूं कि जटिल है, लेकिन ये जो जटिल वाला प्रश्न है इस पर 2-3 बार 4 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। फाइलेरिया और पीन क्रीमी ये आएगा निमेटोडा, याद रखिएगा, निमेटोडा के अंतर्गत। इसको 10 भाग में बांट दिया है ना, तो ये 10 नाम थोड़ा सा जटिल होता है, पूछता है प्रश्न। केंचुआ और जोंक किसके अंतर्गत आता है? तो एनेलिडा के अंतर्गत आता है। आपको याद रखना है केंचुआ और जोंक, आपने एक केंचुआ और एक जोंक देखा तो कैसे याद रखिएगा? एनेलिडा, एक केंचुआ और एक जोंक देखा आपने। आइए, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है भाई? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा, कीड़ा, कीट, मकड़ी फकड़ी ये सब आता है ना, ऑर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। दूसरा सबसे बड़ा पूछे तो मोलस्का बताएंगे, जिसमें सीप, कौड़ी ये सब आएगा। बाकी ऑर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कीट, झींगा, तितली, मकड़ी, बिच्छू, केकड़ा ये सब आएगा, है ना, नाम से ही लग जाएगा कि ये ऑर्थ्रोपोडा है। आइए, ऑर्थ्रोपोडा का परिसंचरण, तो ऑर्थ्रोपोडा में ओपन होता है, खुला होगा, खुला होगा, खुला खुला, ठीक ना। देखिए बताया ना, झींगा, तितली, मक्खी, बिच्छू, केकड़ा ये सब किसमें? तो बता दिया ऑर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। मोलस्का में कौन आएगा? सीप, कौड़ी ये सब आएगा, घोंघा, सीप,
घोंघा, घोंघा तो देखा ही होगा, सीप, ऑक्टोपस, ये सिटोन, ये सब जो है ये आता है आपको मोलस्का के अंतर्गत। ये दूसरा सबसे बड़ा संघ आता है मोलस्का। आइए, किस संघ के जंतुओं की त्वचा कांटा वाला होगा? कांटा, तो कांटा वाला होगा तो नाम भी एकदम कांटा जैसा होगा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ये कांटा वाला है ना। तो ध्यान रखिएगा, पूछता है कि किस संघ के जंतुओं की त्वचा कांटों से भरा होता है, तो इकाइनोडर्मेटा। देखिए, स्टार फिश और समुद्री खीरा, ये इसमें कांटा, स्टार जैसा देखिएगा उसमें कांटा कांटा रहेगा, तो ये इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत ही आ जाएगा। चलिए, मछलियों का हृदय, मछली जो है उसका हृदय जो है ये कितने भागों में बटा होता है? तो मछली का जो हृदय होगा वो 2 भागों में बटा होगा। कितने भागों में? 2 चैम्बर्ड। तो ध्यान रखिएगा, मछली 2 भागों में बटा होगा। चलिए, बाकी मगरमच्छ, तो देखिए मगरमच्छ तो आता है रेप्टाइल्स वर्ग में, मगरमच्छ आता है सरीसृप में, सरीसृप में आता है ना। लेकिन मगरमच्छ जो आता है वो सरीसृप में आता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 चैम्बर होता है, जैसा आदमी में 4 चैम्बर होता है। लेकिन रेप्टाइल की अगर बात करें तो रेप्टाइल में 3 चैम्बर होता है। बाकी मगरमच्छ में 4 चैम्बर होगा, ये अपवाद है इसका, लेकिन बाकी रेप्टाइल्स जो होते हैं उसमें 3 चैम्बर होता है। तो पूछेगा मगरमच्छ में 4 चैम्बर और पूछे रेप्टाइल में, तो रेप्टाइल में 3 चैम्बर, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। आइए, पक्षी में, तो पक्षी में 4 चैम्बर, ध्यान रखना है, पक्षी में 4 चैम्बर, स्तनधारी में भी 4 चैम्बर। पक्षी जैसे मैं आदमी तो मैमल्स है, तो मैमल्स में 4 चैम्बर। 4 चैम्बर का मतलब समझिएगा, दिल विल तो जानते ही होंगे ना, अलिंद और नीलय, ऑरिकल और वेंट्रिकल, दायां अलिंद बायां अलिंद, यानी कि दायां ऑरिकल बायां ऑरिकल, दायां नीलय बायां नीलय, तो ये हो जाता है ना। ये 4 होता है स्तनधारियों में। देखिए, कंगारू आपने देखा होगा, कंगारू का बच्चा पेट में उसका लटकते रहता है, उस थैली को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। उस थैली को मार्सुपियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्सुपियम कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, सिस्टम नेचुरी के लेखक, ये प्रश्न पूछा गया है 43 नंबर। तो सिस्टम नेचुरी के लेखक जो हैं वह लिनियस, कैरोलस लिनियस हैं। लिनियस ने 2 वर्गों में बांटा था, पादप और जंतु, 2 भागों में बांटा था, पादप और जंतु। तो पूछता है 2 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? तो सेकंड क्लासिफिकेशन किया था, सेकंड 2 वर्गों का, तो सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन, तो लिनियस हो जाएगा। आइए, देखिए, द्विनाम पद्धति जैसे होता है ना कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, मेढक का राणा टिग्रिना, है ना। तो ये वाला जो द्विनाम पद्धति भी लाया था, ये भी लिनियस नहीं लाया था। तो ये भी, इस पर भी वीडियो एक दूंगा, द्विनाम पद्धति वाला पर भी दूंगा, साइंटिफिक जो नेम है। आइए, जीवों को कितने जगत में बांटा गया है? तो अभी आप 5 जगत जानते ही हैं, मैं पहले ही ये बता चुका हूं आपको। देखिए, कौन कौन बताया था? प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक, ये 5 मैं बताया था कि नहीं? और 5 को बता दिया था कि किसने कौन किया था, तो ध्यान रखिएगा। आइए, पौधों को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो पौधा में भी 5 वर्ग बांटा गया है। एक शैवाल जिसमें थैलोफाइटा आता था, एक ब्रायोफाइटा जिसको उभयचर कहते थे, एक हो गया टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा के बारे में भी टेरिडोफाइटा में बताया था, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये एक बीज अंदर फल के और एक बाहर, तो ये भी सब तो मैं बता ही दिया हूँ। 5 ये पौधा 5 याद रखिएगा, पी से पौधा, पी से 5। आइए, जंतुओं को कितने फाइलम में बांटा गया? तो जंतु टोटल जो है उनको 10 फाइलम में बांटा गया है, 10, तो ध्यान रखिएगा 10 भागों में। आइए, वनस्पति विज्ञान का जनक, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बोटनी, है ना। तो बोटनी के पिता या वनस्पति विज्ञान का जनक तो बताएंगे थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। चले आगे, थियोफ्रेस्टस जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए, प्रथम ऐसे प्राकृतिक विज्ञानी जिन्होंने जाति शब्द का प्रयोग किया था तथा जाति और वंश में अंतर स्पष्ट किया था। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आएगा तो चित्त ही हो जाएंगे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। प्रथम ऐसे प्राकृतिक विज्ञानी जिन्होंने जाति शब्द का प्रयोग किया और जाति और वंश में अंतर बताया कि जाति अलग है और वंश अलग है, इसका जो स्पष्ट किया था वो जॉन रे, ध्यान रखिएगा, जॉन रे हो जाएगा राइट आंसर। आइए, आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो लिनियस, ये मैं बता ही चुका हूं, सिस्टम नेचुरा के भी लेखक यही हैं। वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? तो जगत हो जाएगा, फिर हो जाएगा संघ, फिर वर्ग होगा, कुल, वंश, जाति,
ये होगा। वंश और जाति अलग अलग है ना। आइए, जंतु जगत के वर्गीकरण का प्रारंभिक स्तर, देखिए प्रारंभिक स्तर पूछ रहा है कि प्राइमरी टैक्सोनॉमिक यूनिट ऑफ एनिमल किंगडम इज, तो प्राइमरी जो होगा वो फाइलम होगा, संघ होगा, ध्यान रखिएगा। प्रोटोजोआ निर्मित होते हैं, प्रोटोजोआ, तो मैं बता चुका हूं कि प्रोटोजोआ सिंगल सेलुलर जीव है। कौन सा है? सिंगल, एक कोश के जीव है, यूनिसेलुलर है, ध्यान रखिएगा। अब आइए, ये सारे आपको करा दिया हूं, आप खुद से कर लेंगे। बताइए, दो जगत का वर्गीकरण किसने किया था? दो जगत में कौन कौन आता था? पादप और एनिमल, तो मैं बताया था, आप कर लेंगे, लीनियस, ठीक ना। अच्छा, तीन जगत वाला अब आएगा, देखिएगा तीन जगत, ये भी मैं बता दिया हूं। तीन जगत तो कहेंगे कि सर पादप था, जंतु था, और तीसरा में प्रोटिस्टा जोड़ा था। वो कौन जोड़ा था? तीन अक्षर वाला जोड़ा था, यानी हैकल। तो चलिए, ये भी है सर सही। चलिए, चार जगत वाला, तो चार जगत कहेंगे सर, चार जगत वाला चार अक्षर वाला जोड़ेगा, तो बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा कोपलैंड। कौन हो जाएगा? कोपलैंड, ये चार अक्षर है। कोपलैंड ने मुनेरा जोड़ा था, मुनेरा, है ना, तो ये भी हो जाएगा। अब कहेंगे पांच जगत वाला, तो पांच अक्षर वाला जोड़ेगा, बहुत इजी है, आप याद कर लेंगे। पांच जगत वाला पांच अक्षर, तो वही टेकर, भाई वही टेकर हो जाएगा। तो वही टेकर ने पांचवा क्या ऐड किया? तो वो कवक ऐड कर लिया था। तो पांचों को रखिएगा, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक। कौन किसको जोड़ा है ये पूछता है एग्जाम में, तो भूलना नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो गर्दा गर्दा होगा, दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। आइए, चलिए, वर्गीकरण में मोनेरा को किसने जोड़ा? तो मोनेरा को आपको मैं बता दिया कि मोनेरा चौथे नंबर पर जुड़ा, वो कोपलैंड ने जोड़ा, ठीक। वर्गीकरण में कवक को पृथक जगत दर्जा किसने दिया? तो कवक को पांचवा जोड़ा था, वही टेकर ने जोड़ा था, तो ये भी क्लियर हो गया। वास्तविक जीवाणु किसे कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया आर कॉल्ड, तो ये यू बैक्टीरिया को कहते हैं। वास्तविक जीवाणु यू बैक्टीरिया को कहते हैं। आइए, नील हरित शैवाल को क्या कहा जाता है? तो नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया। एक मैं लाऊंगा शैवालों का वर्गीकरण पर भी एक क्लास लाऊंगा, उसी में आपको वैज्ञानिक नाम भी करा दूंगा। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न आता है आपको। ये पूछा है साइनोबैक्टीरिया किसे कहा जाता है? तो नील हरित शैवाल को कहा जाता है, ठीक ना। आइए, जीवाणु विज्ञान का जनक, तो जीवाणु विज्ञान का जनक तो ल्यूवेनहॉक ना। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाएगा? तो ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाएगा ना। बताइए किसे कहा जाएगा? तो ठीक है सर, ल्यूवेनहॉक को कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला, दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु कौन से हैं? दलहनी पौधे जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, वो कहलाते हैं राइजोबियम। ये जड़ों में होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक वाइज करा के बैठ जाऊंगा, नहीं, और भी कम से कम 300 क्वेश्चन और भी और भी बायोलॉजी की कराऊंगा, जहां से प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा। परेशान ना होइए, बने रहिए, बस सब कुछ आपको मिलेगा। चलिए, अपमार्जक की भूमिका निभाने वाले जीवाणु, तो ये होगा स्यूडोमोनास। क्या होगा? स्यूडोमोनास अपमार्जक की भूमिका निभाता है ये। चलिए, किण्वन के द्वारा प्रति एंटीबायोटिक का उत्पन्न करेगा, किण्वन के माध्यम से एंटीबायोटिक निर्माण करेगा, ये करेगा स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस ये किण्वन के माध्यम से करेगा। आइए, फूड पॉइजनिंग जो खाते हैं ना, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, तो ये जीवाणु के द्वारा होता है, और ये स्टेफाइलोकोकस जीवाणु से होता है। फूड पॉइजनिंग स्टेफाइलोकोकस, ध्यान रखिएगा। कोमल त्वचा वाला जीव माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। माइकोप्लाज्मा को कोमल त्वचा वाला जीव कहते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी तो विषाणु वायरस को कहते हैं। आइए, लाइकेन जो होता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशन में हम पहले ही बता चुके हैं कि शैवाल जो होता है, शैवाल और ये कवक, दोनों बताएं, कवक और शैवाल का ये होता है ना। कवक में लवक नहीं होता है, मतलब ये खाना नहीं बनाता है, ये इसको रहने के लिए देता है और इसको खाने के लिए देता है, तो कवक और शैवाल हो जाएगा। चलिए, प्राकृतिक प्रदूषण सूचक, तो ये होता है लाइकेन। लाइकेन जहां ज्यादा गंदगी रहेगा, प्रदूषण रहेगा, वहां उगेगा ही नहीं। तो जहां लाइकेन उग रहा है तो समझिए कि यहां प्रदूषण कम है, इसीलिए लाइकेन को प्राकृतिक इंडिकेटर भी कहते हैं। ये पूछा हुआ प्रश्न है। अगार अगार जेल प्राप्त होता है लाल शैवाल से। किससे? लाल शैवाल से, रोडोफाइसी, है ना। आइए, नाइट्रोजन फिक्सिंग
एल्गी आर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पूछे, देखिए अभी राइजोबियम पूछा था, लेकिन यहां जीवाणु पूछ रहा है तो वो होगा नॉस्टॉक और एनाबेना। आइए, साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? तो साबूदाना साइकस से प्राप्त किया जाता है। और पाइन से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस का। किसका होता है? साइकस का। साइकस जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म मतलब नग्न बीजी होगा ना, नग्न बीजी, बताया तो था, जिम्नो में नग्न होता है, तो ध्यान रखिएगा साइकस का बीजांड होगा। आइए, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब कि फल के अंदर बीज होगा। इनमें प्रजनन अंग का कार्य कौन करता है? जब फल के अंदर बीज रहता है तो वहां देखेंगे फल वाले, फल फूल, फूल याद रखिएगा, फूल हो जाएगा, प्रजनन का कार्य करेगा फूल। आइए, जंगल का पिता किसको कहते हैं? पिता किसको कहते हैं? जो सबसे बड़ा हो, सिकोया, सिकोया, सिकोया जाइजिएंटा, है ना, ध्यान रखिएगा। आइए, आर्थ्रोपोडा संघ के बाद जंतुओं का दूसरा सबसे बड़ा संघ, तो मैं बताया था पहले ही आपको कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है, और आर्थ्रोपोडा में कीड़ा मकड़ी, झींगा, केकड़ा, तितली, ये सब आता है। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलास्का होता है सबसे बड़ा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? मछली कौन नहीं है भैया? तो रोहू तो मछली है, जानते हैं। अच्छा, क्रेफिश मछली है कि नहीं? एग्जाम में पूछता है, बिहार दरोगा में पूछा है कि कौन मछली है और नहीं है, तो जान लीजिए, समुद्री घोड़ा जो है ना, ये मछली है। आप कहेंगे कुत्ता मछली थोड़ी होता है सर, कुत्ता मछली भी मछली है, डॉग फिश ये मछली है। क्रेफिश जो है ये मछली नहीं है, भले लगा हो फिश, लेकिन ये मछली नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इनमें से कौन जीवाणु, विषाणु और कवक के बीच की कड़ी माना जाता है? इसे ही कोमल त्वचा वाला जीव भी कहते थे, ये है माइकोप्लाज्मा। ठीक, और सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, तो वो वायरस, मैं बता दिया, सब क्लियर हो गया। चलिए, नाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु कौन कौन से हैं? नाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु कौन कौन से हैं? तो अगर आप पहले देख चुके हैं नाइट्रीकरण वाले, तो ध्यान रखिएगा नाइट्रीकरण वाले जीवाणु कौन कौन से हैं। इनमें से देखिए ऑप्शन, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, थायोबैसिलस, माइकोबैसिलस और स्यूडोमोनास और बैसिल। तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रीकरण, विच बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो ये होता है थायोबैसिल्स और माइकोबैसिल्स। ध्यान रखिएगा, थायोबैसिल्स और माइकोबैसिल्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चलें, हाँ सही हो गया, हम सोचे छूट गया है क्या। अब देखिए, ये डिसल्फीकरण होगा, डिसल्फीकरण है ना, विसल्फीकरण करने वाले जीवाणु, तो इसका नाम ही मिल जाएगा डिसल्फो। डिसल्फीकरण कर रहा है, नाम है डिसल्फो ब्रीवियो, ध्यान रखिएगा। द्वैध पादप ड्यूअल प्लांट कवक और शैवाल से मिलकर बनता है, तो न कवक होगा न शैवाल होगा, ये दोनों का मिश्रण होगा लाइकेन, कहीं लीचेन इसको लिखा मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए, कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सिम्बायोटिक, लेकिन सिम्बायोटिक ना रहे तो हेलोटिज्म सबसे बेहतरीन आंसर होगा। अगर हेलोटिज्म ना रहे तो सहजीवी लगा सकते हो, बट हेलोटिज्म, इनके संबंध को हेलोटिज्म कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ज्वर, यानी कि जब फीवर होता है तो उसके उपचार में लाइकेन का प्रयोग किया जाता है, और वो लाइकेन है क्लेडोनिया। जी हाँ, क्लेडोनिया लाइकेन का प्रयोग बुखार के उपचार में करते हैं। आइए, बर्फ पर उग रहा है अगर कोई शैवाल, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे भैया? बर्फ पर जब उगेगा तो उसको कहेंगे हम क्रिप्टो, लिथो चट्टान वाले को कहते हैं, बर्फ वाले को कहते हैं क्रिप्टोफाइटस, है ना, क्रिप्टोफाइटस। बर्फ पर अगर उग रहा है शैवाल तो, और चट्टान पर अगर उगेगा तो लिथोफाइटस कहेंगे, ध्यान रखिएगा। आइए, समुद्री सलाद के रूप में अल्वा को जाना जाता है। समुद्री सलाद के रूप में किसको जाना जाता है? अल्वा को। अल्वा के बारे में मैं पहले बताया हूं ना, अल्वा, अल्वा क्या है जानते हैं ना? अल्वा के बारे में मैं पहले बताया हूं, अगर याद नहीं है तो पीछे करके देख लीजिए अल्वा क्या है। आइए, क्लोरोलिन, क्लोरिलीन नामक ये एंटीबायोटिक है, ये प्राप्त होता है क्लोरेला से। अच्छा, इससे पकड़ लेंगे, क्लोरीन से क्लोरेला, है ना, ये मलेरिया उपचार में काम आता है। आइए, किसे जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल कहा जाता है? ये जीवित जीवाश्म साइकस को कहा जाता है। किसको? साइकस को कहा जाता है। चलिए, बस अब हुआ जाकर के समाप्त। हमारा टारगेट था कि आधा घंटा से 45 मिनट के भीतर इसको पूरा कंप्लीट कर लें, तो हमने टारगेट पूरा कर लिया। और देखिए दोस्तों, जितने भी एनसीईआरटी वाला दे रहा हूं, समझिए रटना है आपको,
प्रश्न एग्जाम में यहीं से आएगा। चाहे भले लोग चीखते रहें, चिल्लाते रहें, लेकिन सवाल यहीं से आएगा। इन सारे क्वेश्चन को रट लीजिए। एग्जाम के बाद मैं आऊंगा मिलान कराने, मैं आऊंगा और मिलान कराऊंगा। बाद में अफसोस मत करना मेरे भाई कि काश मैं पढ़ लिया होता। अगर अफसोस करोगे तो कुछ नहीं हाथ लगेगा। इसलिए अफसोस नहीं करना है और ईमानदारी से पढ़ना है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।